नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू पढ़ाई निंजा चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर सेकेंड, दैट इज़ नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका चैप्टर 2 है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लोगों में एक यूनिटी का भाव आया और कैसे गांधी जी ने इस मूवमेंट को मास लेवल पे बदला। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। जो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न नेशनलिज्म इंडिया में होता क्या है। तो यूरोप में जब नेशनलिज्म आया था तो लोगों की आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग ही बदल गई थी। लोग नए तरीके से अपना नेशन को समझने लगे थे। नए सिंबल्स, नए सॉन्ग्स, नए आइडियाज़, सब कुछ के ज़रिए वो नेशनलिज्म की भावना लाते थे। लेकिन इंडिया में ये प्रोसेस थोड़ा अलग था। यहाँ नेशनलिज्म का राइज क्लोजली कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से। मतलब जो ब्रिटिशर्स आ गए थे, उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी इंडिया को। ठीक है, तो ब्रिटिश ऑपरेशन ने सभी इंडियंस को एक शेयर्ड एक्सपीरियंस दिया, एक कॉमन दुख दिया, एक कॉमन एनिमी दिया। तो इसके कारण क्या हुआ कि सभी ग्रुप्स यूनाइटेड हो गए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, हर क्लास, हर ग्रुप का अलग एक्सपीरियंस था और उनकी फ्रीडम की सोच भी अलग थी। जैसे कि पीजेंट्स हों, ट्राइबल्स हों, स्टूडेंट्स हों, इन सब के लिए फ्रीडम का मतलब ही अलग था। गांधी जी और कांग्रेस ने इन सब को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यूनिटी बिना स्ट्रगल के नहीं आई। तो जो नेशनलिज्म है इंडिया में, वो ग्रेजुअली आया, धीरे धीरे आया। इसके थ्रू एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस, एक हमने सबने लोगों ने एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू नेशनलिज्म लाया इंडिया में। अब हम बात करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो कि चला था 1914 से 1918 में। तो 1919 के बाद नेशनल मूवमेंट आया, नए एरियाज़ में फैलने लगा, नए लोग जुड़ने लगे और नए तरीके से अपनाए गए। तो क्या हुआ, सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल गई थी। डिफेंस एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, ये सब लगने लगे थे। 1930 से 1980 तक जो प्राइसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा डबल हो गई थी, जिसके कारण क्या हो गया था कि जो कॉमन लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र हो गए और गांव के लोग को ज़बरदस्ती आर्मी के लिए रिक्रूट किया जा रहा था। तो लोगों के अंदर क्या हो गया, फोर्स रिक्रूटमेंट के कारण लोगों के अंदर एंग्री आ गए, लोग गुस्सा हो गए काफ़ी ज़्यादा। 1918 से 1921 के बीच में फेमाइन्स और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ने सब कुछ और बिगाड़। तो फेमाइन्स के कारण क्रॉप फेलियर भी हो गया और फूड की शॉर्टेज भी हो गई। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण क्या हुआ कि 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो क्या हुआ, लोगों को लगा कि वार के बाद उनकी लाइफ बेटर होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तभी एक नए लीडर की एंट्री हुई, जिनका नाम महात्मा गांधी था, और एक नए तरीके की शुरुआत हुई। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी फसलें ख़राब हो गई थी, यहाँ पे ये फेमाइन हो गया था, एपिडेमिक हो गया था, तो काफ़ी लोग मर गए थे। तो इससे क्या पता चला कि जो लोगों को लग रहा था कि वॉर के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा, पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब हम बात करेंगे सत्याग्रह की। तो गांधी जी कब आए थे इंडिया में, आपको याद होगा 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। तो साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए थे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में एक पावरफुल टूल यूज़ किया था, जिसका नाम क्या था, सत्याग्रह नाम था। तो सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, ट्रुथ प्लस नॉन वायलेंस। मतलब ट्रुथ का आग्रह, यानी ट्रुथ की ताकत से लड़ना, बिना किसी हिंसा के, बिना किसी लड़ाई के, ट्रुथ की ताकत से लड़ना। गांधी जी कहते थे अगर आपका कॉज सच्चा हो तो आपको वायलेंस की ज़रूरत नहीं होगी, आपको मारपीट की ज़रूरत नहीं होगी, फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। ऑपरेसर की कॉन्साइंस को जगाओ, उन्हें समझाओ, ना कि ज़बरदस्ती करवाओ। गांधी जी यही कहते थे कि अगर आपका कॉज अच्छा है, सच्चा है, तो वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। तो यही उनका जो अहिंसा, या फिर हम नॉन वायलेंस कह सकते हैं, यही नॉन वायलेंस का धर्म था, जो कि बाकी सारे इंडियंस में यूनिटी ला सकता था। गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण बिहार में किया, फिर उसके बाद खेड़ा, अहमदाबाद में सत्याग्रह के मूवमेंट चलाए। तो क्या हुआ था, सबसे पहले उन्होंने चंपारण कहाँ है, बिहार में था, तो उधर सत्याग्रह का मूवमेंट चलाया। तो उन्होंने प्लांटेशन सिस्टम, किसका प्लांटेशन, इंडिगो के प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट ये मूवमेंट चलाया। फिर उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह।
खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ, खेड़ा गुजरात में है, तो यहाँ पे जो टैक्स रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। क्या हुआ था उधर, बहुत ज़्यादा क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग फैल गया था, तो क्या हो गया था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो वो चाह रहे थे कि टैक्स में कुछ कम हो जाए, टैक्स माफ़ हो जाए, तो इस कारण खेड़ा में भी सत्याग्रह किया था। इसी तरीके से उन्होंने सत्याग्रह अहमदाबाद में किया था, जहाँ पे उन्होंने मिल वर्कर्स, जो कि मिल में काम करते थे, लोगों के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया ताकि उन्हें बेहतर वेजेस मिल सके, बेहतर पेमेंट मिल सके। तो गांधी जी ने लोगों का ट्रस्ट कैसे गेन किया, बाय पीसफुल प्रोटेस्ट, जिसका नाम सत्याग्रह था। तो गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह सिर्फ एक मेथड नहीं है, ये एक फिलॉसफी है कि हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। अब हम बात करेंगे, तो यहाँ तो अब आप देख सकते हैं सीरीज़ ऑफ सबसे इवेंट्स क्या क्या हुए। सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो कि यहाँ बिहार में है। फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो कि 1918 गुजरात में है। फिर उसके बाद अहमदाबाद में ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई। फिर उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आया। फिर 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कहाँ, अमृतसर में। फिर 1919 से 1924 तक खिलाफत मूवमेंट हुआ। 1920 से 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला। 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ, जो कि चौरा चौरी आपको कुछ इधर यूपी में मिलता है। तो अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट एंड नेशन वाइड सत्याग्रह के बारे में। तो 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया। रॉलेट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर्स मिल गई थी, जो कि बिना ट्रायल्स के अरेस्ट तक का था। तो क्या हुआ कि रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि बिना आप मतलब गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर मिल गई थी कि अगर आपने कुछ भी उनके अगेंस्ट स्ट्राइक की, कुछ भी किया, तो आपको जल्द ही वो जेल में बंद कर देंगे। तो ये सारे पावर्स मिल गई थी। तो इसके लिए क्या किया, 6 अप्रैल को हड़ताल रखी गई। गांधी जी ने हड़ताल मतलब रिलीज, स्ट्राइक, बंद वगैरह कर दिया था कि हम हड़ताल रखेंगे कि ये रॉलेट एक्ट हटाओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया। गांधी जी को दिल्ली आने से रोका गया और अमृतसर के लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या हुआ कि लोगों ने देखा कि हमने तो क्या हुआ था, लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे तो इंडियंस गए थे, पर ये इन्होंने जो रॉलेट एक्ट के कारण क्या हो गया था कि उन्हें पावर्स मिल गई थी कि अरेस्ट कर लेंगे हम, 2 साल तक आपको ट्रायल भी नहीं करेंगे, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनको रिप्रेस कर दिया था। तो उन्हें ये लगा कि हमें धोखा मिल गया, हमने फालतू में ही इनको सपोर्ट कर दिया। फिर आया जलियांवाला बाग का हत्याकांड। ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो क्या हुआ, उस दिन अमृतसर में सभी हज़ारों लोग, काफ़ी ज़्यादा, बैसाखी का मेला लगा था और उधर ही ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जनरल डायर ने एक बंद ग्राउंड में आई जो ये पीसफुल गैदरिंग थी, उन्हें बिना वार्निंग के ही फायर खुलवा दिया, उन्होंने फायर करने के लिए बोल दिया। तो जो क्या था कि काफ़ी ज़्यादा जो हज़ारों लोग थे उनकी रीज़न चली गई, और जो जनरल डायर का सिर्फ यही मोटिव था कि मॉरल इफ़ेक्ट क्रिएट करना, मतलब लोगों के अंदर डर बिठाना था। देश भर में गुस्सा फैल गया इसके प्रति और लोगों ने प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना और हर जगह वायलेंट क्लैशेस होने लगे। गांधी जी ने ये सब देखते हुए मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि वायलेंस उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ था। तो ब्रिटिशर्स ने ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ब्रूटल रिप्रेशन। अब जलियांवाला बाग के बाद क्या हुआ कि जो प्रोटेस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए थे, मतलब ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, खून खराब होने लग गया था। तो गांधी जी इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और इसी कारण उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को हटा दिया, मूवमेंट को वापस कर ले लिया, क्योंकि उनकी वायलेंस उनकी आइडियोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी। तो अब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमें कुछ ब्रॉडर मूवमेंट की ज़रूरत है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी भी बरकरार रहे। अब हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में। तो अब गांधी जी को लगा कि अगर नेशनल यूनिटी चाहिए तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी खिलाफत इशू सामने आया। ऑटोमन टर्की की हारी के बाद मुस्लिम लोगों को डर था कि जो उनके खलीफा की पावर ख़त्म हो जाएगी। मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनी बॉम्बे में। तो
अली ब्रदर्स थे, जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली थे। ये गांधी जी से मिलते हैं और इनके साथ मिलके एक जॉइंट मूवमेंट की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, दोनों अली ब्रदर्स थे। गांधी जी ने सोचा कि इस इशू को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ के एक कॉमन कॉज बनाया जा सकता है। तो ये गांधी जी ने एक मौका देखा कि हम सारे हिंदू और मुस्लिम को हम यूनाइट कर सकते हैं। तो खिलाफत इशू प्लस स्वराज फाउंडेशन बनाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। अब हम बात करते हैं गांधी जी की जो स्ट्रैटेजी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। तो गांधी जी की 1909 की एक फेमस बुक थी जिसका नाम था हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश रूल सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडियंस ने कॉपरेट किया है। अगर हम कॉपरेशन करना बंद कर देंगे तो एक साल में ही ये जो पूरा ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए उन्होंने कुछ स्टेज वाइज प्लान बनाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि बोला कि ब्रिटिश टाइटल्स का सरेंडर किया जाए, हम बॉयकॉट करें जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी हैं, पुलिस है, कोर्ट है, फॉरेन क्लोथ्स हैं, गुड्स हैं, स्कूल्स हैं, और आर्मी ज्वाइन करना, सिविल सर्विसेज, सबको रिफ्यूज़ कर दो, हमें कि नहीं करना है। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका मतलब ये था कि हम पीसफुल रिफ्यूज़ल करें जो भी ब्रिटिश राज है उनका। अब बात करते हैं कि ये कांग्रेस ने इस नॉन कॉपरेशन को कैसे एक्सेप्ट किया। तो जो 1920 के समर तक गांधी जी और शौकत अली ने ऑल इंडिया टूर करके क्या बनाया, एक मास सपोर्ट बनाया, काफ़ी लोगों का सपोर्ट लिया। पर जो कांग्रेस के लोग थे वो कुछ हेजिटेंट थे इन सब चीज़ों के लिए। उन्हें डर था कि ये जो मूवमेंट है वो वायलेंट ना हो जाए। सितंबर से दिसंबर 1920 के बीच लोग काफ़ी ज़्यादा उधर डिबेट्स हुए। पर जो नागपुर सेशन में जो कि दिसंबर 1920 में हुआ था, तो उधर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया। तो हम देख सकते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो ऑफिशियली 1920 में अडॉप्ट किया गया। पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे सबके सामने कि हर जो सोशल ग्रुप है वो इस मूवमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और कौन कौन लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि अलग अलग सोशल ग्रुप का कैसा पार्टिसिपेशन रहा, पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट का क्या रोल रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से क्या रिस्पॉन्स रहा, और बहुत सारे इवेंट्स जो हमें साबित कर गए कि फिर से ये मूवमेंट को विड्रॉल करना पड़ा, मतलब हमें फिर से ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा। तो ऐसे क्या क्या इवेंट्स हुए जिसके कारण हमें ये मूवमेंट वापस करना पड़ा, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ाई निंजा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट पार्ट आप मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।